नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पड़ोसिन। मेरे पड़ोस में ही एक बाल विधवा रहती है। मानो वह जाड़ों की ओस में भीगी पतझड़ी हर श्रृंगार हो। सुहाग रात की फूलों की सेज के लिए नहीं, वह तो सिर्फ देव पूजा के लिए समर्पित थी। मैं उसकी पूजा मन ही मन किया करता था। उसके लिए मेरा मनोभाव कैसा था, उसे मैं पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य सुबोध शब्दों में प्रकट करना नहीं चाहता। दूसरों के सामने कभी नहीं, अपने लिए भी नहीं। नवीन माधव मेरा बहुत ही गहरा एवं प्यारा मित्र है। उसे भी इस विषय में कुछ मालूम नहीं। इस तरह मैंने अपने अंतर्मन में जिस आवेश को छिपाकर साफ सुथरा बना रखा था, उसके लिए अंदर ही अंदर गर्व का एहसास भी करता था। लेकिन पहाड़ी नदी की तरह मन का वेग अपने जन्म शिखर से बंधा नहीं रहना चाहता। किसी भी मार्ग को अपनाकर वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसमें अगर वह कामयाब नहीं हो पाता तो भीतर ही भीतर टीस पैदा करता है। इसलिए मैं यह सोच रहा था कि कविता में मैं अपने भाव प्रकट करूंगा, किंतु मेरी रुष्ट लेखनी ने किसी प्रकार से भी आगे बढ़ना नहीं चाहा। बड़े ही आश्चर्य की बात तो यह है कि ठीक इसी वक्त मेरे मित्र नवीन माधव को अचानक ही प्रबल वेग से कविता लिखने का चाव बढ़ने लगा। मानो अचानक तूफान आ गया हो। उस बेचारे पर ऐसी दैवी विपत्ति पहले कभी नहीं आई थी। इस वजह से वह इस नई नवेली हलचल के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसके निकट छंद तुक आदि की पूंजी नहीं थी, फिर भी उसका हृदय छोटा न हुआ। यह देखकर मैं चकित रह गया। कविता मानो बुढ़ापे की नई दुल्हन की तरह उस पर हावी हो गई। नवीन माधव को छंद तुक आदि की सहायता और शुद्धि के लिए मेरी शरण लेनी पड़ी। कविता के विषय नए नहीं थे, मगर पुराने भी तो नहीं थे, यानी उन्हें बिल्कुल नवीन भी कहा जा सकता है, काफ़ी प्राचीन भी। प्रेम की कविताएं थी। प्रियतमा के मकसद में मैंने उसे एक धक्का लगाते हुए पूछा, आखिर है कौन, बताओ भी। नवीन ने हंसकर कहा, अब भी मैं उनका पता नहीं लगा पाया हूँ। नए लेखक को सहयोग देने में मुझे बड़ा सुख मिला। नवीन की काल्पनिक प्रियतमा के प्रति मैंने अपने रुके आवेश का प्रयोग किया। बिना बच्चे की मुर्गी जिस तरह बतख का अंडा पा जाने पर भी उसे अपनी छाती के नीचे रखने लगती है, मैं अभागा भी उसी प्रकार नवीन माधव के भावों को अपने हृदय का सारा ताप देकर सेंकने लगा। अनाड़ी की रचनाओं की मैं ऐसे जोश खरोश से शुद्धि करने लगा कि वे लगभग 15 आने मेरी ही रचनाएं बन गईं। नवीन आश्चर्य से बोला, ठीक यही बात तो मैं भी कहना चाहता था, मगर कह नहीं पाता था। परंतु तुमने ये सब काल्पनिक भाव कहाँ से आ जाते हैं? मैं भी कवि की तरह उत्तर देता, कल्पना से। इसका कारण यह है कि सच नीरव होता है और कल्पना वाचाल। सच्ची घटनाएं भाव स्रोत को पत्थर की तरह दबाए रखती हैं। कल्पना ही उसका रास्ता मुक्त कर सकती है। नवीन गंभीर चेहरा लिए कुछ देर सोचता, फिर कहता, देख रहा हूँ बात कुछ ऐसी ही है, तुम उचित ही कहते हो। थोड़ी देर सोचने के पश्चात फिर कहा, ठीक ही कहते हो, सही बात है यही। पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे प्यार में एक प्रकार का कातर संकोच है, इसलिए मैं अपनी बात कुछ भी नहीं लिख सका। नवीन को पर्दे की तरह बीच में रखने के बाद ही मेरी लेखनी अपना मुंह खोल सकी। मेरी रचनाएं मानो रस से पूरी तरह होकर भी ताप से फटने लगीं। नवीन कहने लगा, यह तो तुम्हारी ही रचना है, इसे तुम्हारे ही नाम से प्रकाशित करें क्या? मैंने कहा, भाई तुमने भी खूब तारीफ की। मूल रचना तो तुम्हारी ही है, मैंने तो उसमें केवल थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। धीरे धीरे नवीन भी इस प्रकार समझने लगा। ज्योतिर्विद जिस प्रकार नक्षत्र के उदय की इंतजार में आसमान की तरफ देखा करते हैं, मैं भी उसी प्रकार कभी कभी अपने पड़ोस के मकान की खिड़की की ओर देखा करता था। इस बात को झुठला नहीं सकता। कभी कभी भक्त का वह व्याकुलता से देखना भी सार्थक हो जाता है। योग में डूबी ब्रह्मचारिणी की सौम्य मुख श्री से शांत शीतल ज्योति झिलमिलाकर क्षण भर में मेरे मन की सारी व्याकुलता को दूर कर देती थी। लेकिन उस दिन अचानक मैंने यह देखा, मेरे चंद्रलोक में क्या अब भी ज्वालामुखी जाग रहा है? वहाँ की सुनसान कब्र में डूबी पहाड़ी गुफा का पूर्ण अग्निदाह क्या अभी तक पूरी प्रकार लोलुप नहीं हुआ है? बैसाख के तिपहर को उस रोज पूर्व और उत्तर की दिशा में बादल से घिर रहे थे। उस घिरी हुई आंधी की बादलों भरी तेज चमक में मेरी पड़ोसन खिड़की के समीप बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उस दिन उसकी शून्य में डूबी घनी काली आंखों में मैंने दूर तक फैली हुई एक कसक देखी।
मेरे उस चंद्रलोक में अब भी तपिश है, अब भी वहाँ गर्म सांसों की हवा बह रही है। वह किसी देवताओं के लिए नहीं वरन इंसानों के लिए है। उस रोज उस आंधी की रोशनी में उसकी दोनों आंखों की तेज छटपटाहट उतावले पक्षी की तरह उड़ी जा रही थी, स्वर्ग की तरफ नहीं बल्कि मानव हृदय के घोंसले की तरफ। उत्सुक आकांक्षा से चमकती उस नज़र को देखने के पश्चात मेरे लिए अपने बेचैन मन को जब काबू करना कठिन हो गया, तब केवल दूसरे की कच्ची अनगढ़ कविताओं के संशोधन से ही मन नहीं भरा। मेरे मन के भीतर किसी प्रकार का काम करने की चंचलता उत्पन्न हो आई। तब मैंने यह पक्का इरादा कर लिया कि बंगाल में विधवा विवाह प्रचलित करने के लिए मैं अपनी सारी कोशिश का प्रयोग करूंगा। केवल व्याख्यान और लेख लिखकर ही नहीं बल्कि आर्थिक सहायता देने के लिए भी मैं आगे बढ़ूंगा। नवीन मेरे साथ बहस करने लगा। उसने कहा, चिर वैधव्य में एक पाक शांति है, एकादशी की धुंधली चांदनी से प्रकाशित समाधि भूमि की तरह उसमें एक महान सौंदर्य। क्या वह शादी की संभावना मात्र से खत्म नहीं हो जाएगा? ऐसी कवित्व की बातों को सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता। अकाल में खाने की कमी से जो व्यक्ति घुल घुल कर मर रहा हो, उसके पास भोजन से हट्टा कट्टा कोई व्यक्ति आकर यदि भोजन की भौतिकता के प्रति घृणा प्रकट करते हुए फूल की खुशबू और पक्षियों के गीत से मरते हुए व्यक्ति का पेट भरना चाहे तो वह कैसा लगता है? मैं आवेश में आकर बोला, सुनो नवीन, कलाकार कहते हैं कि खंडहर की अपनी एक खूबसूरती होती है, मगर किसी मकान को केवल चित्र के रूप में देखने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि उस घर में रहना पड़ता है। कलाकार कुछ भी कहता रहे, उस घर की मरम्मत जरूरी है। वैधव्य के विषय में दूर बैठकर तुम चाहे कितनी कविताएं लिखना चाहो, लेकिन यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसमें आकांक्षाओं से भरा एक मानव मन अपनी अनोखी वेदना के लिए वास करता है। मेरा विचार था कि नवीन को मैं किसी भी तरह संगति में नहीं खींच सकूंगा, इसलिए उस दिन कुछ अधिक गर्मी के साथ मैं बातें करता रहा, लेकिन सहसा मैंने देखा कि मेरे भाषण के अंत में उसने एक गहरी सांस ली और मेरी सारी बातें मान ली। मुझे और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करनी थीं, परंतु उसने उसका अवसर ही नहीं दिया। लगभग हफ्ते भर के पश्चात नवीन ने आकर कहा, तुम अगर सहायता कर सको तो मैं स्वयं विधवा विवाह करने को तैयार हूँ। मेरी अक्ल में यह बात आ गई कि उसकी प्रियतमा काल्पनिक नहीं, कुछ अरसे से वह एक विधवा नारी को दूर से प्रेम करता रहा है, परंतु किसी से उसने यह बात प्रकट नहीं होने दी। जिस मासिक पत्र में नवीन की उर्फ मेरी कविताएं प्रकाशित होती थीं, वे पत्रिकाएं सही स्थान पर पहुंच जाया करती थीं। ये कविताएं बेकार नहीं गईं। बिना मेल मिलाप के ही दिल आकर्षित करने की यह तरकीब मेरे दोस्त ने ढूंढ निकाली थी, मगर नवीन का कहना है कि उसने कोई षड्यंत्र कर ऐसी तरकीब निकाली हो। ऐसी तो बात नहीं, यहाँ तक कि उसका विचार है कि यह विधवा पढ़ना भी नहीं जानती थी। मासिक पत्रिका बिना कीमत विधवा के भाई के नाम पर भिजवा देता था। उसको केवल अपने दिल को तसल्ली भर देने का पागलपन था। उसे ऐसा लगता था कि देवता के लिए पुष्पांजलि चढ़ाई जा रही है। वे जाने या न जाने, लेकिन स्वीकार अवश्य करे या न भी स्वीकार करे। कई बहानों के जरिए विधवा के भाई से नवीन ने दोस्ती कर ली थी। नवीन का कहना था कि उसमें भी कोई मकसद नहीं है। जिससे प्रेम किया जाए उसके सगे संबंधियों का साथ भी अच्छा लगता है। अंत में भाई सख्त बीमार पड़ा तो इस सिलसिले में उसकी बहन के साथ मुलाकात कैसे हुई, वह एक लंबी कथा है। कवि का साथ कविता में चर्चित विषय का प्रत्यक्ष परिचय हो जाने के बाद कविता के विषय में दोनों में बड़ी चर्चा हो चुकी थी और यह चर्चा छिपी कविताओं में ही सीमित थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। मुझसे बहस में हार कर नवीन ने उस विधवा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पहले पहल तो उसे किसी तरह स्वीकृति न मिली। तब नवीन ने मेरी सारी युक्तियों का उपयोग कर और उनके साथ अपनी आंखों के 2-4 बूंद आंसू मिलाकर उसे संपूर्ण रूप से हरा दिया। अब सब कुछ तय है। सिर्फ विधवा के अभिभावक यानी उसके फूफा कुछ रुपया पाना चाहते हैं। मैं बोला, अभी लो। नवीन बोला, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। शादी के बाद पिताजी 5-6 महीने तक अवश्य खर्चा देना बंद कर देंगे और तब तक हम दोनों का खर्च निभाने के लिए तुम्हें धन का प्रबंध करना होगा। मैंने मुंह से कुछ न कहकर एक चेक काट कर दे दिया और कहा, अब उसका नाम भी बताओ। मेरे साथ जब तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं तो उसका परिचय देने में तुम्हें किस बात का भय है?
मैं तुम्हें छूकर सौगंध खाता हूँ कि उनके नाम की कोई कविता नहीं लिखूँगा, तथा अगर लिखूँ भी तो उनके भाई के पास न भेजकर तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा। नवीन ने कहा, अरे इसके लिए मुझे कोई भय नहीं। विधवा विवाह की शर्म से वह गड़ी जा रही है, इसलिए उसने तुम लोगों से इस विषय में कोई चर्चा करने को बार बार मना कर दिया है। पर अब तुमसे छिपाना बेकार है। वह तुम्हारी ही पड़ोसिन है, 19 नंबर में रहती है। अगर मेरा हृदय पिंड लोहे का बॉयलर होता तो उसी क्षण भक से फट जाता। मैंने पूछा, विधवा विवाह से उसे कोई इनकार नहीं? नवीन ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, फिलहाल तो कोई इनकार नहीं। मैंने पूछा, तुम्हारी केवल कविताएं पढ़कर ही वह मोहित हो गई? नवीन ने कहा, क्यों, मेरी वह सभी कविताएं कुछ बुरी तो थी नहीं। मैंने मन ही मन कहा, धिक्कार है। धिक्कार किसे? उन्हें अथवा मुझे या विधाता को, मगर धिक्कार अवश्य है। आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही उम्दा प्रेम कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।